तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो हुन टियान डाओ का वो हेलबर्ड स्पीयर लेकर एक मैदान में आता है और वहां पर लोगों को अपने कुछ स्पीयर स्किल्स भी दिखाता है और साथ में वहां पर हुन टियान डाओ का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है, जिस पर वहां मौजूद सारे ही लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि हुन टियान डाओ वो तो 6 इविल पाथ का डिसाइपल है। उसका ये हेलबर्ड अगर योंग फाई के पास है तो इसका मतलब ये है कि वो योंग फाई से हार चुका है। मगर अचानक वहां पर एक डिसाइपल आता है और वो योंग फाई को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद हमें एक पैलेस का सीन दिखाया गया था। उस पैलेस के अंदर एक लड़की होती है और वो योंग फाई को देखती है तो वो पहले उसके ऊपर अपनी कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करती है कि जिसके जरिए वो योंग फाई को अपनी खूबसूरती के जादू से काबू करने की कोशिश करती है। मगर योंग फाई पहले से ही इस तरह की टेक्निक्स को जानता था और वो अपने आप को बहुत ही आसानी से उनसे बचा लेता है और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। तो वो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी खातिर मेंगलियर को कत्ल करो और साथ में हम लोग टेंटाई सेक के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये सुनकर योंग फाई थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम एक साथ दो दुश्मनों को फेस नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें अपने एक दुश्मन को तो लाजमी से एलिमिनेट करना ही होगा। और जब लिटिल डीमन किंग क्योस यहाँ पर आएगा और वो तुम्हें तलाश करेगा तो तुम उस वक्त क्या करोगे? क्या तुम उस डीमन किंग का मुकाबला करोगे या फिर उस लड़की को योंग फाई की कमजोरियों के बारे में काफी अच्छी तरह से मालूम था कि योंग फाई ने किस किस बंदे से दुश्मनी मोल ली हुई है। और वो योंग फाई से कहती है कि हमारे बीच में जो ये डील होगी ये एक सीक्रेट डील होगी और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि राइटियस पाथ की उस प्रिंसेस को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं और मेरा भाई हम दोनों तुमसे ये वादा करते हैं कि हम लोग तुम्हारे बारे में ना किसी को बताएंगे ना ही तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इतना कहने के बाद योंग फाई उसके पास आकर बैठ जाता है और वो लड़की उसे आगे की बात बताती है और कहती है कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर मेंगलियर पर हमला करते हो तो तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम उसे मारने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अब तुम्हें हमारी सपोर्ट भी मिल जाएगी तो इस तरह उसे मारने में तुम्हें कोई भी मसला नहीं होने वाला। मगर योंग फाई कहता है कि तुम लोगों की ऑफर वो बहुत ही छोटी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं मेंगलियर को मारूं तो उसके बदले में तुम्हें अपने उस फेलो डिसाइपल हुन टियान डाओ को मेरे पास लाना होगा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। हुन टियान डाओ का नाम सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि वो लड़का वो तो एक नंबर का कमीना है। आज से 3 साल पहले वो अपने मास्टर के साथ एक जेट लवर को एक्सप्लोर करने के लिए गया था, मगर उसका मकसद कुछ और ही था। वो वहां पर मुझे मारने के लिए आया था। मैं उस लड़के को वैसे भी पसंद नहीं करती, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसे मार ही डालो और अगर वो लड़का मर जाता है तो तुम्हारा मेरे ऊपर ये एक एहसान होगा, क्योंकि मेरी नफरत उसके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ना ही मुझे कभी इतना गुस्सा करना पड़ेगा। और तुम तो ये बात जानते हो कि तुम अगर मेरे साथ अलायंस बना लेते हो तो तुम्हें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें वो सब कुछ ला कर दे सकती हूँ जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें अपना प्रिंस बना लूं ताकि तुम आगे की लाइफ बिल्कुल आराम से और सुकून के साथ गुजार सको। अभी वो लड़की उसे मस्के मार रही होती है, मगर इतने में अचानक एक एरो आता है और वो सीधा उस घर के एक दीवार पर आ लगता है, जिस पर योंग फाई और वो लड़की हैरान रह जाते हैं। मगर वो लड़की उठती है और वहां से जाते हुए योंग फाई से कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तुम बता दो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो या फिर तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल करोगे? तो योंग फाई फौरन से वाइन का कप उठाता है और उसे फौरन से पी जाता है और कहता है कि ठीक है, हमारे बीच ये डील डन हो गई। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर दूसरी तरफ योंग फाई उठकर सीधा उस एरो की तरफ जा रहा होता है जो कि अभी अभी उस दीवार पर आ लगा था। वो जाता है और देखता है कि उस दीवार पर उस एरो के साथ एक चिट लगी हुई है, जिसे वो खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 3 दिन के बाद सेंट्रल स्क्वायर ग्राउंड में फाइट होगी। ये असल में हुन टियान डाओ की तरफ से योंग फाई के लिए चैलेंज आया था। और उस चिट को पढ़ने के बाद योंग फाई कहता है कि लगता है कि कुछ देर पहले जो मैंने उसकी बाहर इंसल्ट की है, हुन टियान डाओ वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। अभी वो ये सोच ही रहा होता है, इतने में अचानक वहां से विंडो से युआन लोंग आ जाता है और उसे देखकर योंग फाई सरप्राइज होता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। मगर युआन लोंग कहता है कि जरा बाहर देखो, तुम्हारी वो लवर आ रही है। इतने में हमें वहां पर लोंग जी को भी दिखाया जाता है। वो योंग फाई को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंची थी, जिस पर योंग फाई कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने फिर से हुन टियान डाओ को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया है, तुम्हें मेरे
मेरी खातिर ये रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। बिला वजह अपनी जिंदगी को इस तरह खतरे में मत डालो। मगर योंगफे कहता है कि मैं उसके साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहता हूँ ताकि हमेशा के लिए मुझे थोड़ा सा सुकून मिले कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया है, वरना ये लड़का हर जगह मेरे पीछे पड़ा रहेगा और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। मगर अचानक उस लड़की को योंगफे की बॉडी से कुछ अजीब तरह की स्मेल आती है, जिस पर वो कहती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये बिल्कुल लड़कियों वाली खुशबू है, जिस पर योंगफे थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि क्या लड़कियों वाली खुशबू यहाँ पर कैसे आएगी। तो फिर वो लड़की कहती है कि लगता है कि शायद तुम किसी और में दिलचस्पी रखते हो, मैं बिला वजह कबाब में हड्डी बन रही हूँ। तो योंगफे थोड़ा सा शर्माने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था। ये कहने की देर थी कि वो लड़की फौरन से उसे गले लगा लेती है, जिस पर योंगफे बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो लड़की उसे काफी टाइट से पकड़े हुए होती है और कहती है कि मैं तो डर ही गई थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे थे। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक ड्रैगन के ऊपर एक एल्डर सवार होकर सीधा उसी गली में आकर रुकता है जहां पर वो पैलेस बना हुआ था। योंगफे वो लोंगजी से इशारा करता है तो लोंगजी बाहर की तरफ देखती है। वहां पर वो एल्डर लोंगजी को देखकर उसके आगे झुककर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मिस लोंग, अब हमें चलना होगा। तो लोंगजी योंगफे से कहती है कि मुझे घर से बाहर गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, पर लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अब अपने घर वापस जाऊं। ये कहने के साथ लोंगजी जैसे ही वहां से जाती है तो योंगफे वो उसे रोकना चाहता था और उसके लिए वो अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, मगर वो कुछ कह नहीं पाता। लोंगजी वो उस ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर कहती है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहते ही वो फौरन से वहां से उड़कर चली जाती है और यहाँ पर योंगफे वो बस देखता ही रह जाता है। उसे पहली मर्तबा कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका कुछ अपना यहाँ से दूर जा रहा है, मगर युआन लोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेचारी लड़की न जाने क्या क्या उम्मीदें लगाए हुए थी। और फिर योंगफे को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो लोंगजी को अपने साथ देखता है और उसे पता चलता है कि लोंगजी असल में इतनी दूर उसके साथ इसीलिए आई थी कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड थी। ये याद आने के बाद उसे अब थोड़ा सा पछतावा होने लगा था। वो फौरन से युआन लोंग से कहता है कि मुझे फौरन से उसके पास ले जाओ, मगर युआन लोंग कहता है अब उसे भूल जाओ, उस लड़की ने अपना माइंड बना लिया है, अब उन्हें फॉलो करने का कोई भी फायदा नहीं है। मगर योंगफे कहता है बकवास बंद करो, मुझे फौरन से उसके पास ले जाओ। तो वो युआन लोंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फौरन से लोंगजी के पीछे जाते हैं, मगर जब लोंगजी उन लोगों को दिखाई देती है कि वो उन लोगों से बस थोड़े से ही फासले पर है, तो फिर वहां पर योंगफे चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है, जिस पर वो लड़की पीछे पलटकर देखती है और योंगफे उससे कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बस मेरा नाम पुकार लेना, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं हजारों मील दूर होऊंगा तो भी मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से अपने ड्रैगन के साथ स्पीड से वहां से निकल जाती है, जिस पर योंगफे सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है और वहां तक पहुंच नहीं पाता। जिसके बाद उसे अब थोड़ा सा पछतावा होने लगा था कि शायद उसे इस तरह की बातें बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, मगर युआन लोंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसी की ही बात को बार बार रिपीट करता है कि लोंग वो चाहे तुम कहीं भी हो बस मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा, चाहे मैं गैलेक्सी के दूसरी तरफ ही क्यों ना हो, तुम्हारी आवाज मुझ तक आ जाएगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ, पता नहीं मेरा ये वक्त कैसे गुजरेगा। युआन लोंग कंटिन्यूसली गाते हुए उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस पर योंगफे को गुस्सा आता है और वो उसके सर पर ही पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिस पर युआन लोंग कहता है कि अच्छा बस ठीक है, मैं मान गया, अब मारो मत, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंगफे इस मर्तबा मेंगलियर के साथ बैठा हुआ होता है और यहाँ पर वो उसके साथ डील करने के लिए आया था। और मेंगलियर उससे कहती है कि लगता है कि तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम लोग ये बैटल जीतने वाले हैं। मगर योंगफे कहता है कि मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, इस मर्तबा हमारा मुकाबला सिक्स इविल पाथ के साथ है, और अगर मैं उस हुनटियान डाओ को बैटल में हरा देता हूँ और ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। उस हुनटियान डाओ के मरने की वजह से राइटियस पाथ का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा और ये एक बहुत ही बड़ी फेवर होगी, मगर उसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। मगर वो लड़की कहती है कि हम लोगों ने पहले से ही एक अलायंस बना लिया है, तो फिर अब बैटल जब होगी तो हम लोग उसके बाद ही देखेंगे कि हम लोगों ने किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। फिलहाल के लिए ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है कि लड़ाई से पहले किसके लिए क्या रिवॉर्ड रखना है, क्योंकि लड़ाई के बाद कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा किसे पता है। और अगर हम लोग ये बैटल जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा
अगर टाइम होगा हम लोग एक साथ बैठकर बातें कर लेंगे। मगर वहीं पर योंगफे नानगोंग के पास भी जाता है और नानगोंग उसे काफी अच्छी अच्छी ऑफर्स दे रही होती है। वो वहां पर योंगफे को हुनटियान डाओ की वीकनेसेस और उसकी टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ बताती है और उससे कहती है कि उम्मीद है कि तुमने ये सब कुछ अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो योंगफे कहता है कि तुमने हुनटियान डाओ के सारे ट्रम्प कार्ड्स रिवील तो कर दिए हैं, मगर तुम भी सिक्स सिविल पाथ के ही डिसाइपल हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग तुम पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा? ये सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही बुरे हो। मगर फिर वो लड़की वहां जाती है और फिर से एक कप में वाइन डालती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अगर तुम मेरा साथ देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना प्रिंस बना लूंगी, क्यों ना अब ये डील डन कर ली जाए। तो योंगफे उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और वो उसके साथ भी डील कर लेता है। और दूसरी तरफ वो मैंगलियर के साथ भी डील करके आया था। यहाँ पर वो दोनों तरफ से अपना पत्ता फेंक चुका था और अगले सीन में हमें सेंट्रल स्क्वायर बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लोग एक प्रिंस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये दिखने में कितना हैंडसम है, हम लोगों ने कभी भी इतना यंग हैंडसम मास्टर देखा ही नहीं था। और ऊपर खड़ा हुआ वो यंग मास्टर अपने एक डिसाइपल से कह रहा होता है कि सुना है कि योंगफे ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो अब टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक बन चुका है। उसकी स्ट्रेंथ वैसे भी अब तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो चुकी है। तुम बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या वो तुम्हें टक्कर दे सकता है? मगर की डेंग कहता है कि वो लड़का बस एक लकी कल्टीवेटर है जो कि बस अब कुछ दिन के बाद मरने वाला है। हमारे किंग यू पाथ को कोई भी नहीं हरा सकता। इतने में हमें वहां पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर की डेंग बता रहा होता है कि हमारे सेक्ट ने सिर्फ 2 डिसाइपल्स को ही भेजा है जो कि टॉप 10 डिसाइपल्स में से आते हैं। ये सुनकर वो यंग प्रिंस कहता है कि ब्रदर की सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी अच्छी होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हुनटियान डाओ वो योंगफे से बदला लेने के लिए सेंट्रल स्क्वायर कॉन्टिनेंट की जगह पर पहुंच गया था। उसे वहां पर देखकर काफी लोग पहचान जाते हैं कि ये हुनटियान डाओ है और उसे देखकर ही काफी लोग डर गए थे। जिसके बाद यहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ वो यंग प्रिंस कहता है कि चलो ये भी आ गया है। हुनटियान डाओ के पास अपना एक अलग तरह का स्पीयर मौजूद होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहां पर योंगफे भी आ चुका था। जब वो यहाँ पर नीचे हुनटियान डाओ को देखता है तो वो फौरन से नीचे उतर आता है और हुनटियान डाओ से कहता है कि तुम्हारा वो हेलबर्ड स्पीयर बिल्कुल मेरे हेलबर्ड स्पीयर जैसा क्यों दिखता है। और युआन लोंग भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लगता है कि तुमने हमारे हेलबर्ड स्पीयर की फर्स्ट कॉपी ले ली है, मगर अगर रियल हेलबर्ड की जरा सी भी डिवाइन एनर्जी इससे टकराई तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और तुम लोगों की नजरों में बस एक मजाक बनकर रह जाओगे। हुनटियान डाओ अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है कि पिछली वाली बैटल में तुम्हारे पास एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसकी वजह से तुम मुझे हराने में कामयाब रहे, मगर तुम अगर किसी तरह की कोई सीक्रेट टेक्निक यूज ना करते तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तो फिर यहाँ पर योंगफे उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं इस मर्तबा अपने सीक्रेट स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपने सिर्फ प्रोफाउंड स्किल्स को यूज करूंगा और तुम्हें बुरी तरह से हराऊंगा। मगर हुनटियान डाओ वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये कहते ही वो अपने स्पीयर के साथ उस पर एक के बाद एक वार किए जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगा। मगर ऊपर खड़ा हुआ युआन लोंग उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कहता है कि चलो अपने पंख निकालो और उड़कर अपनी जान बचाओ वरना तुम वहीं पर ही मारे जाओगे। योंगफे ये सुनने के बाद योंगफे अपनी स्पीड बढ़ाता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करते हुए हुनटियान डाओ को कहता है कि वो ड्रैगन सही कह रहा है, जमीन पर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। योंगफे के अटैक इतने फास्ट होते हैं कि वो लड़का बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे हटता है और फिर वो योंगफे से कहता है अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा अगर मैं अपने जैसे 3 और क्लोन्स बना लूं, क्या तुम फिर मेरा मुकाबला कर पाओगे? ये कहने के बाद वो क्योटेक डीमन डाओ टेक्निक को यूज करते हुए अपने कुछ मेरियात क्लोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है जो कि उसकी ही ब्लड टेक्निक्स के साथ क्रिएट होते हैं और सेम टू सेम उसके ही इक्वल पावर लेवल पर होते हैं। ये देखकर युआन लोंग कहता है कि धत तेरी की ये तो अपने अवतार तक क्रिएट कर सकता है। और वहां खड़े हुए आम लोग जो कि ये फाइट देखने के लिए आए थे वो कहते हैं कि एक बंदा 4 लोगों में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, मगर वहां पे मौजूद जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक डेमोनिक आर्ट है। और ऊपर खड़ा हुआ वो यंग प्रिंस भी हैरान होता है और कहता है कि हुनटियान डाओ एविल टेक्निक्स को यूज कर रहा है और उसने अपने कुछ क्लोन्स क्रिएट कर लिए हैं। यकीन नहीं आता कि वो एविल टेक्निक्स को भी मास्टर कर चुका है। हुनटियान डाओ फौरन से
योंगफाई को घेरने के लिए चारों तरफ से उसे कवर कर लेता है और कहता है कि अब जरा बचकर दिखाओ। मगर योंगफाई कहता है कि अगर तुमने अपने क्लोन्स को हाई लेवल तक कल्टीवेट किया होता तो ये तुम्हारे एक्सटर्नल अवतार्स बन जाते, मगर तुम्हारे पास अभी भी इतने अच्छे स्किल्स नहीं है, ना ही तुमने अपने अवतार क्रिएट करने में कुछ ज्यादा फोकस किया है, इसीलिए तुम्हारी ये बॉडीज बिल्कुल वीक है और तुम उन्हें अपने सेम लेवल के अपोनेंट पर यूज करना चाहते हो, जो कि सबसे बेवकूफी वाली बात है। मगर हुन टियानडाओ कहता है चलो तो देखते हैं कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। ये कहने के बाद वो चारों के चारों फिर एक साथ ही योंगफाई पर जाते साथ टूट पड़ते हैं, मगर योंगफाई बहुत ही आसानी के साथ अपने हेल बर्ड से उन लोगों के अटैक्स को काउंटर कर रहा होता है और हर एक अटैक के साथ वो इतना इजीली मूव कर रहा होता है जैसे कि उन अटैक से बचने के लिए उसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही। हुन टियानडाओ के स्पीयर स्किल्स भी काफी शानदार होते हैं, मगर उसके बावजूद भी योंगफाई की स्पीड लाजवाब होती है। वो हुन टियानडाओ से कहता है कि मेरे अगेंस्ट तुम्हें ज्यादा स्पीड यूज करनी होगी। ये कहते ही वो उसकी एक एक्सटर्नल बॉडी पर पीछे से एक जोरदार स्पीयर से वार करता है तो हुन टियानडाओ फौरन से अपने विंग्स क्रिएट करके उन्हें बाहर निकालता है तो वो उस स्पीयर के अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर योंगफाई उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों चले गए? तुम तो लड़ने के लिए आए थे ना, तो फिर वहां ऊपर क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से भागने वाले हो? तो हुन टियानडाओ कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अगेंस्ट जीतने का बड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जमीन में तुम भले ही फास्ट होगे मगर हवा पर सिर्फ मेरा राज है। पर योंगफाई कहता है तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें बताया भी है कि मेरी कल्टीवेशन अब काफी इंप्रूव हो चुकी है, मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी नई कल्टीवेशन को टेस्ट करने वाला हूँ। ये कहने के साथ योंगफाई सीधा ऊपर की तरफ जाते हुए उसके ऊपर अपनी एक न्यू टेक्निक यूज करता है जिसे वो हेवनली 8 स्टेप डीमन टेक्निक कहता है और कहता है कि इस टेक्निक के साथ मुझसे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती। जिसके बाद योंगफाई जैसे ही अपना स्पीयर उसके स्पीयर से टकराता है तो योंगफाई इतना जोरदार प्रेशर क्रिएट करता है कि वो हुन टियानडाओ को बहुत ही जोर से जमीन की तरफ धकेल देता है, जिससे हुन टियानडाओ जमीन पर आकर गिरता है और सब लोग ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी। नानगोंग कहती है कि ये तो वही हजारों साल पुरानी 8 स्टेप टेक्निक थी। योंगफाई की इस टेक्निक ने सब लोगों को लाजवाब कर दिया था और मैंगलियार वो भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी कि योंगफाई उसे एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रहा है, क्योंकि उसने भी हेवनली 8 स्टेप डीमन टेक्निक के बारे में सुन रखा था, मगर उसे पता नहीं था कि योंगफाई के पास यह टेक्निक मौजूद है। वो योंगफाई के बारे में कहती है कि पता नहीं इसने अपने अंदर और क्या कुछ छुपा रखा है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह का फुटवर्क था। वो जैसे ही खड़ा होकर दोबारा से लड़ने वाला होता है तो अचानक से उसका स्पीयर क्रैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। ये देखकर युआन लोंग जोर जोर से हंसता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी ये फर्स्ट कॉपी बिल्कुल बेकार है, लगता है कि तुमने भी चाइना का माल खरीदा हुआ है। इतने में योंगफाई उस पर आकर जोर से वार करता है तो हुन टियानडाओ उससे बचकर पीछे से आकर उस पर हमला करता है, मगर योंगफाई वहां से भी बच निकलता है। इसी तरह उन दोनों के बीच में वो खतरनाक बैटल ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें वो दोनों ही बहुत ही फास्ट स्पीड से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर भी योंगफाई क्लियरली उस पर एडवांटेज लेता जा रहा था, क्योंकि नानगोंग ने पहले से ही हुन टियानडाओ की सारी टेक्निक्स उसे बता दी थी। मगर हुन टियानडाओ कहता है कि वो हेलबर्ड मेरा है और वो कुछ देर के बाद वापस मेरे पास ही आएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई दोबारा से 8 स्टेप हेवनली डीमन टेक्निक यूज करता है तो नीचे खड़े हुए लोग इस टेक्निक को पहचान जाते हैं कि ये टेक्निक 8 स्टेप डीमन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये कोई अलग तरह की टेक्निक है जो कि योंगफाई ने खुद से क्रिएट की है। हुन टियानडाओ जैसे अपनी सोर्ड से वार करता है तो योंगफाई गायब हो जाता है और नीचे खड़ा हुआ वो व्हाइट हेयर वाला वॉरियर कहता है ये जरूर कोई स्पेशल मैजिक है। ये लड़का स्पेशल मैजिक और मार्शल आर्ट को कंबाइन करके एक साथ यूज कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन टियानडाओ और योंगफाई दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, दोनों ही अपना काफी जोर लगा रहे थे। जैसे ही हुन टियानडाओ अपने विंग्स के सहारे योंगफाई को पीछे धकेलता है और उस पर अपनी सोर्ड से वार करता है तो योंगफाई फिर से गायब हो जाता है। और नानगोंग कहती है कि हेलबर्ड वो भले ही हवा में काफी स्पीड और ताकत के साथ लड़ सकता है, मगर उसके बावजूद भी वो योंगफाई का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पीड अब भी हुन टियानडाओ से ज्यादा है। हुन टियानडाओ जब वो योंगफाई को दोबारा से पुश करके वहां से हटाता है तो योंगफाई कहीं गायब हो जाता है, जिस पर हुन टियानडाओ फिर कहता है कि तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझसे स्ट्रेट फाइट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्ट्रेट फाइट किस तरह की जाती है। ये कहने के साथ वो अपनी सोड एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करके उन्हें
हैं। योंग फै की तरफ जैसे रिलीज करता है तो योंग फै कहता है कि अगर तुम मेरे साथ स्ट्रेट फाइट करना चाहते हो तो फिर ये भी सही है। ये कहने के साथ वो भी अपनी सोर्ड से एक जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है जो कि हुन टियानडाओ के अटैक से टकराता ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे को पीछे पुश करते हैं। मगर इस अटैक की वजह से हुन टियानडाओ को थोड़ी सी इंजरी होती है और वो समझ जाता है कि योंग फै न सिर्फ स्पीड में उससे फास्ट है बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में भी वो उससे ज्यादा ताकतवर है, जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब अपना अल्टीमेट मूव यूज करेगा। वो योंग फै से कहता है कि ठीक है तो फिर तुम स्किल्स के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग हो मगर मैं तुम्हें यहाँ से मिट्टी में मिलाकर ही जाऊंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो हर एक चीज को हवा में ऊपर उड़ाना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक रेड जायंट बॉल अपीयर होती है जो कि एक जायंट ब्लैक होल की तरह लग रही होती है। ये देखने के बाद योंग फै उससे कहता है कि तुम्हारा मैजिक और तुम्हारे मार्शल आर्ट सच में काफी लाजवाब है मगर बदकिस्मती से तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये कहते हुए वो फौरन से एक टेक्निक परफॉर्म करना शुरू करता है और वो अपनी उस टेक्निक के साथ हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड सीक्रेट आर्ट को यूज करता है, जिसके साथ वो एक जायंट हैंड क्रिएट करना चाहता था। और ये सुनकर हुन टियानडाओ कहता है कि क्या हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड वहां पर आ चुका होता है और ये देखते ही हुन टियानडाओ वो जायंट बॉल उस हैंड की तरफ थ्रो करता है तो वो जायंट हैंड उस बॉल को एक जगह आकर रोक लेता है और जैसे ही वो अपनी फिंगर्स को बंद करता है तो वो जायंट बॉल वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और योंग फै अपने उस जायंट हैंड के साथ कंटिन्यूअसली हुन टियानडाओ पर अटैक किए जा रहा होता है। ये देखते ही हुन टियानडाओ अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो जायंट हैंड उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। ये देखकर यहाँ पर मैंगलियर भी काफी सरप्राइज हो चुकी थी। वो कहती है कि योंग फै हमेशा से इस तरह की जायंट हैंड टेक्निक को यूज करता था मगर ये तो हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक थी और हम लोग हमेशा इसे ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड टेक्निक समझते रहे। उसके पाल्म्स के अंदर हमेशा से हेवन डिस्ट्रॉइंग ऑरा मौजूद था मगर वो इनविजिबल था और हमें कभी भी नजर नहीं आया। वो अपने हैंड के जरिए ही ये ऑरा क्रिएट कर रहा है और उसके जरिए अपने हाथ को कंडेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। ये सच में एक शानदार टेक्निक है। मुझे लगता है कि शायद अब मुझे इससे संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की टेक्निक तो हमारी टेंटाई सेक्ट की फाउंडर के पास भी नहीं थी। पता नहीं ये लड़का कहां से ये टेक्निक सीख रहा है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ वो कहता है कि योंग फै मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। इतना कहने की ही देर थी कि वो जायंट हैंड उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उसे रोकने के लिए हुन टियानडाओ अपनी सोर्ड के साथ अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उस जायंट हैंड को रोकने की कोशिश करता है मगर योंग फै वो कंटिन्यूअसली अपने जायंट हैंड के साथ उसे पुश करता जा रहा था, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ बिल्कुल कमजोर पड़ता जा रहा था। और एक मौका ऐसा आ जाता है कि वो हैंड उसे सीधा हिट करता है और वहां पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास की हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम योंग फै को देखते हैं वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था और कहता है कि हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड सच में काफी एनर्जी कंज्यूम करता है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से हुन टियानडाओ को देखते हैं। वो एक जगह जमीन पर बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब लड़ने के लायक नहीं रहा। और जैसे वो ऊपर देखता है तो योंग फै स्पीड के साथ आते हुए उसे एक जोरदार किक मारकर उसकी ही स्वॉर्ड को अपने एनर्जी के साथ खींचकर अपने पास ले आता है और उसकी स्वॉर्ड उसके ही सामने लाकर उससे कहता है कि लगता है कि तुम वो बेवकूफ बच्चे हो जो कि सिर्फ अपने ट्रेजर दूसरों को देने के लिए लड़ते हो। ये बात हुन टियानडाओ को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो अपने माथे से एक पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे योंग फै बिल्कुल बाल बाल बचता है और फौरन से वहां से पीछे हट जाता है। और जैसे हुन टियानडाओ खड़ा होता है तो नानगोंग फौरन से अपने साथियों से कहती है कि आगे बढ़ो। और हम लोग दूसरी तरफ मैंगलियर को देखते हैं, उसके साथ वांग हुई और श्वानजेंग भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर वो प्रिंसेस अपने सोल्जर्स को हमला करने के लिए कह देती है। वो सारे के सारे हुन टियानडाओ को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो हुन टियानडाओ उन लोगों को अपनी तरफ देखते हुए फौरन से अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है और उन लोगों से कहता है कि जो जो लोग मरना चाहते हैं वो लोग फौरन से यहाँ पर आ जाएं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर के साथ बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज करते ही वहां पर मल्टी सोर्ड टेक्निक को यूज करते ही सोर्ड्स की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से वहां आने वाले जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे उन अटैक्स की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। और वो सोर्ड्स अब योंग फै की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं तो ये देखते ही योंग फै फौरन से वहां से निकलकर सीधा युआन लोंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि लगता है ये अपने लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस कर रहा है। लगता है कि शायद
शायद इसने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड भी यूज कर दिया है, जो कि ये हमेशा अपने आप को बचाने के लिए अपने पास छुपाए बैठा था। और हम लोग हुन टियानडाओ को देखते हैं, वो वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वहां पर एक और पावरफुल कल्टीवेटर आता है और वो कहता है कि तुम भागकर कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वो वहां पर अपनी आइस एनर्जी के जरिए एक बहुत ही बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देता है। ये देखकर हुन टियानडाओ कहता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा रास्ता रोक सको, मगर हुन टियानडाओ के अटैक के बावजूद भी वो आइस वॉल वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है। और योंगफाई वो युआन लोंग से कहता है कि जल्दी करो, मुझे अपना एक ब्लड ड्रॉप दे दो ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द रिकवर कर सकूं। मगर युआन लोंग कहता है कि तुम तो मुझे एक चाय के कप की तरह यूज कर रहे हो, बस बार बार एक घूंट लेते हो और अपनी एनर्जी रिकवर करके फिर से वापस आ जाते हो। मैं तुम्हें अपने ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं देने वाला। मगर योंगफाई कहता है कि हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। अब मैं हुन टियानडाओ के साथ ज्यादा देर फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। मगर यहाँ पर अब डिमोनिक पाथ और राइटियस पाथ के बीच में अब एक और बैटल भी शुरू होने वाली है। मेरे यहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही वीक रहा तो वो लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और मैंगलियार वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे ब्लड ड्रॉप देते हो तो मैं तुम्हें 10 वर्मिलियन फ्रूट दूंगा। ये सुनकर युआन लोंग कहता है कि 10 वर्मिलियन फ्रूट नहीं, मुझे पूरे 100 वर्मिलियन फ्रूट चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। मगर फिर योंगफाई कहता है कि अच्छा, मुझे अभी याद आया कि डीन जेंग के पास एक सीक्रेट वोल्ट भी है जहां पर उन्होंने बहुत सारे ट्रेजर छुपा रखे हैं। सीक्रेट वोल्ट का सुनते ही युआन लोंग के मन में लालच आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसे ढेर सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, तो वो फौरन से अपने नेल्स के साथ अपना थोड़ा सा ब्लड निकालता है और उसे एक एलेक्सियर फॉर्म में योंगफाई को दे देता है। तो योंगफाई वो एलेक्सियर फौरन से खा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाते ही फौरन से उसकी सारी की सारी एनर्जी को फिर से पहले के जैसा नॉर्मल कर देता है। और योंगफाई खुशी से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोगों की बारी है। अगर तुम लोग इस काम में फेल हो जाओ तो मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना। इतने में हम देखते हैं कि बाकी के वॉरियर्स अब हुन टियानडाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखते ही एविल पाथ के कुछ कल्टीवेटर्स वो भी उन लोगों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। इस तरह एविल पाथ और राइटियस पाथ दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट अब लड़ाई लड़ने वाले थे। दोनों तरफ से काफी पावरफुल मास्टर्स होते हैं और वहां मौजूद वो प्रिंसेस कहती है कि तो फाइनली अब वक्त आ गया है कि एविल पाथ और राइटियस पाथ में से किसी एक को ही अब इस दुनिया पर राज करना होगा। और अब ये क्योटिक बैटल शुरू होने वाली है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ और लोग भी ऊपर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं राइटियस पाथ और एविल पाथ के लोगों को हमारे बारे में पता है भी या नहीं कि हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।